गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में हम आज पढ़ते हैं बाबर और हुमायूं के बारे में, और उसी के साथ साथ शेर शाह सूरी, जिसने कुछ समय के लिए मुग़ल साम्राज्य को तितर-बितर कर दिया था, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुगल साम्राज्य का भाग एक। सर्वप्रथम देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। और मोटिवेशनल लाइन में यहीं जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई से मायूस नहीं होना, एक बार असफलता को परमानेंट नहीं समझना और लगातार मेहनत करते रहना है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनों कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल चुके। अब देख लेते हैं हम आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें है आज का हमारा टॉपिक मुगल काल। तो मुगल काल में सर्वप्रथम बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की भारत के अंदर स्थापना की थी, और जो बाबर था वो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक, मतलब इनका शासन बहुत कम रहा था, लेकिन इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिंदुस्तान के अंदर डाली थी। तो बाबर जो है, पितृवंश की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज था, और मातृ वंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। मतलब तैमूर का 5वां वंशज था और चंगेज खां का 14वां ये वंशज था बाबर। बाबर का जो जन्म था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के छोटे राज्य के शासक थे। फरगना एक छोटा सा राज्य था, उसका शासन करते थे, जो बाबर के पिता थे। बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की, थी, और ये उपाधि जो है तैमूर वंश के शासकों ने पहले किसी ने भी धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र बाबर के थे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर ने, प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। देखिए, तुलुगमा रण पद्धति का बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, कि तुलुगमा रण पद्धति एक ऐसी सेना होती थी जो मुख्य सेना से रिजर्व सेना होती थी, और एक घुड़सवार एक दस्ता होता था। जैसे ही दोनों सेना युद्ध के लिए आमने सामने भिड़ जाती थी, तो ये घुड़सवार दस्ता कहीं छुपाव में रहता था, और ये दोनों दो हिस्सों में बट करके दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से जाकर के दुश्मन सेना पर पीछे से अटैक करते थे, जिसके कारण से दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती, और उसी से जो इस पद्धति का प्रयोग करता था वो युद्ध जीत जाता था। तो ये बाबर ने प्रथम बार पानीपत के युद्ध में प्रयोग की थी 1526 ईस्वी में। लेकिन ये इसका प्रयोग खानवा के युद्ध में भी किया था, और खानवा का युद्ध ही मुगल जो शासन था, साम्राज्य था, उसकी स्थापना का मुख्य युद्ध माना जाता है। तो पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने तुलुगमा रणपद्धति का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, और इन दोनों ने ही जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें भाग लिया था। बाबर के मात्र 2 सरदार थे, जिन्हें अमीर कहते थे, ख्वाजा कला तथा मीर मरान, जिन्होंने पानीपत का युद्ध समाप्त होने के बाद में इन्होंने कहा था कि काबुल जाना है हमें, मतलब काबुल जाने की इच्छा बाबर के सामने व्यक्त की थी। उसके पश्चात 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, और ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था, और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध जीतने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब विजेता, सब मतलब विजेता।
और इस खानवा के युद्ध में भी तुलुगमा रणपत्ती का प्रयोग बाबर ने किया था और इसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया। इसके कारण से बाबर राणा सांगा से युद्ध जीत गया था और मुगल शासन की परमानेंट मतलब एक नींव डल गई थी। खानवा का जो युद्ध था उसका वर्णन श्यामल दास लेखक था, उसकी एक कृति थी, एक पुस्तक थी वीर विनोद, उसमें किया गया है। खानवा के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो श्यामल दास के वीर विनोद में। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। यह अकाल मृत्यु हुई थी। प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में नूर अफगान जो आधुनिक आराम बाग है उसमें दफनाया गया था और उसके पश्चात क्या किया, उसको वहां से निकाला और काबुल में उस जगह पर दफनाया था जहां पर बाबर ने अपने लिए खुद स्थान चुन रखा था। उस जगह पर उनको फिर दोबारा दफनाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी जो थी तुजु के बाबरी या बाबरनामा। तुजु के बाबरी भी कहते हैं और बाबरनामा भी कहते हैं। इसकी रचना बाबर ने खुद की थी और इसका अनुवाद है जो फारसी भाषा में किया गया था वो अब्दुल रहीम खान खाना दुआ किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से थे और ये हुमायूं, बाबर के बाद में जो हुमायूं था उनके सेनापति थे बैरम खां, उनके पुत्र थे ये और ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो इन्होंने जो तजु के बावरी थी उसका फारसी में अनुवाद किया था। उसके पश्चात देख लेते हैं बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। वो लड़ा था इब्राहिम लोदी से और इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था ये और इसमें बाबर की विजय हुई थी वही तुलुगमा रणपत्ती और तोपखाने के कारण। 15 मार्च 1527 ईस्वी को फिर खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा से और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी और इसमें भी तुलुगमा रणपत्ती का प्रयोग बाबर ने किया था और इसी युद्ध को, खानवा के युद्ध को ही माना जाता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का युद्ध। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। वो लड़ा था मेदिनी राय से और जो बाबर के मेदिनी राय के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था जो अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर ने विजय प्राप्त की थी। तो अपने जीवन के बाबर ने मुख्य 4 युद्ध लड़े थे और चारों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन अकाल मृत्यु के कारण बाबर की मृत्यु होने से उसके बाद में उनका पुत्र था हुमायूं। वो हुमायूं शासक बना था और हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। हुमायूं का जो जन्म था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल के अंदर हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। हुमायूं की माँ माहिम बेगम सिया मत को मानती थी। जो मुस्लिम धर्म के सिया और सुन्नी 2 दल बने हुए हैं उनमें से सिया मत को मानती थी जो हुमायूं की माँ थी। हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष तथा गणित का ज्ञाता था, मतलब ये हुमायूं विद्वान था। 30 दिसंबर 1530 को ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में किया गया था क्योंकि इनके पिता बाबर की मृत्यु हो चुकी थी और आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। मुगल शासन का एक हिस्सा था, एक प्रांत था बदख्शा, उसका सूबेदार हुआ करता था मतलब गद्दी पर बैठने से पहले। हुमायूं ने काबुल, कांधार एवं पंजाब की जो सूबेदारी थी, अब ये 4 भाई थे तो 3 भाई और थे। तो हुमायूं जैसे ही राजा बना तो काबुल, कांधार और पंजाब की जो सूबेदारी थी वो कामरान को दे दी थी और संभल की जो सूबेदारी थी, ये बड़ा इलाका था, इसकी सूबेदारी इसके भाई अस्करी को दे दी थी और अलवर और मेवाड़ की सूबेदारी अब उसका भाई एक और था हिंदाल, उसको दे दी थी और उसके बाद में बदख्शा और बच गया था तो बदख्शा की सूबेदारी अपना चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, इसको यहाँ का सूबेदार बनाया था। तो मतलब जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठा तो अपने 3 सगे भाइयों को भी सूबेदार बनाया जिनको अलग अलग जगह की सूबेदारी दी और उनका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको भी बदख्शा की सूबेदारी दे करके उसे भी सूबेदार बनाया था। हुमायूं ने 1530 ईस्वी में दिल्ली में दीनपनाह दीनपनाह नामक एक नया भवन बनवाया था हुमायूं ने 1533 ईस्वी में
चौसा का युद्ध बक्सर के निकट 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां या शेरशाह, जो शेरशाह सूरी था वही है शेर खां, एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी या शेर खां की विजय हुई थी 15 जून 1539 के चौसा के युद्ध में। बिलग्राम और या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम और कन्नौज, उसमें जैसे बिलग्राम और कन्नौज में फिर युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को, और इसमें शेर खारी और हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा और शेर खां या शेर शाह आसानी से आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हो गया था। मतलब चौसा का युद्ध जो बक्सर में हुआ था उसमें हुमायूं हार गया था, तो बक्सर शेर शाह ने अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद में बिलग्राम में एक कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, इसमें भी हुमायूं हार गया था। तो हुमायूं के हाथ से आगरा और दिल्ली दोनों सल्तनत की गद्दी निकल गई थी और शेर शाह सूरी का शासन स्थापित हो गया था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था। यहाँ से हारने के बाद में अपनी जान बचा करके ये हुमायूं सिंध में भाग गया था और लगभग 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन यहाँ व्यतीत करता रहा था। मतलब इधर उधर घूमता रहा और अपनी सेना को इकट्ठी करते रहा। और इसने जैसे तैसे करके इन 15 सालों में अपनी सेना को पुनः एकत्रित कर लिया था। और सरहिंद का युद्ध हुआ था, वो हुमायूं पंजाब के सूर शासन का, इनका सिकंदर शाह एक सूरी वंश का ये सिकंदर शाह शासक था, उसको हरा करके 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर ये पुनः बैठ गया था। मतलब हुमायूं शेर शाह सूरी से हारने के बाद में 15 साल तक सिंध में भटकता रहा और सेना एकत्रित करता रहा और फिर दोबारा से सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में इन्होंने सूर शासन के सिकंदर शाह को हराया था और दिल्ली की गद्दी पर ये पुनः बैठ गया था। 1 जनवरी 1956 को ये शासन कर रहा था। उसके पश्चात में 1 जनवरी 1956 ईस्वी को दीन पनाह जो इसने बनाई थी, एक भवन बनाया था, उसमें एक पुस्तकालय का निर्माण किया था। तो उन पुस्तकालयों से उतरते समय सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मतलब पहले शासक बना, फिर शेर शाह सूरी से हार करके सिंध भाग गया, 15 साल तक भटकता रहा। उसके बाद में सेना एकत्रित की और 1555 ईस्वी में फिर युद्ध जीत के दिल्ली गद्दी पे बैठा। और गद्दी पे बैठने के पश्चात में लगभग 1 साल से भी कम शासन किया था और अपनी ही बनाई हुई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लेनपूल एक लेखक था, उसके अनुसार हुमायूं जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत करता रहा था किया था, इस तरह ही उन मुसीबतों से बाहर भी आ गया था। मतलब लुढ़क लुढ़क करके मतलब परेशानियों से लड़ते लड़ते जीवन व्यतीत किया और जीवन व्यतीत करने के बाद में फिर उन मुसीबतों से बाहर भी ये आ गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो बना हुआ है ये दिल्ली में बना हुआ है निजामुद्दीन एरिया में। हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो था मिर्जा नाम का एक फारसी था, उसने ये मकबरा बनाया था। और इतिहास में हुमायूं को लड़खड़ाते हुए बादशाह या लड़खड़ाते हुए जीवन यापन करने वाला शासक कहा जाता है। अब ये हुमायूं और अफ़गान मतलब वही शेरशाह सूरी जो इनको अफ़गान ही कहते थे। तो उनके बीच में कौन-कौन से युद्ध हुए थे, तो मुगल और अफ़गान युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था और जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और ये भी हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। 1540 में कन्नौज बिलग्राम को जो युद्ध हुआ था वो भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें भी ये शेरशाह की विजय हुई थी और ये इस विजय के पश्चात ही ये सिंध में भाग गया था। उसके पश्चात 1555 ईस्वी में जो सरहिंद का युद्ध हुआ था वो उसका बैरम खां इसका सेनापति था, इसने लड़ा था और सिकंदर सूरी के बीच और बैरम खां के बीच हुआ था, जिसमें बैरम खां विजयी हुआ था जो हुमायूं का सेनापति था। मतलब सरहिंद के युद्ध में फिर से हुमायूं जीत गया था और फिर दिल्ली की गद्दी पे ये बैठ गया था। अब ये मुगल साम्राज्य में 2 शासन बाबर और हुमायूं का शासन रहा। इसके बीच में फिर इसी के समानांतर में शेर शाह सूरी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसी समानांतर में शेर शाह सूरी के बारे में
तो शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी के बारे में क्या-क्या है? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक जो था अफ़गान वंशीय शेरशाह सूरी था। ये अफ़गान वंशित था शेरशाह सूरी, तो ये सूरवंश का संस्थापक था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम जो बिहार में है वहाँ जमींदार थे। शेरशाह का असली नाम फरीद था और इसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा पंजाब में जो होशियारपुर जगह है वहाँ पर, तो पंजाब के होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के अफ़गान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। 1527 ईस्वी में शेर खां मतलब वही शेरशाह ने मुगलों की नौकरी की, मतलब मुगलों के यहाँ नौकरी करने लग गया था ये। लेकिन मुगलों के प्रशासन और सैनिक व्यवस्था में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। उनको जानने के पश्चात में 1528 ईस्वी में इन्होंने मुगलों के यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। तत्पश्चात शेर खां मतलब वही शेरशाह दक्षिण बिहार में जलाल खां के रक्षक एवं शिक्षक के रूप में नौकरी करने लगे थे। मतलब स्ट्रगल भरी जिंदगी थी शेरशाह की। और उसके पश्चात में जलाल खां की जो बिहार में मृत्यु हो गई थी 1528 ईस्वी में। उसके बाद शेर खां या शेरशाह को वहाँ का नायब सूबेदार या वकील नियुक्त किया गया। कालांतर में धीरे धीरे मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष का चला और बिलग्राम जो चौसा का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, उसमें शेरशाह सूरी फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो इस प्रकार से ये शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह ने मारवाड़ अभियान के संदर्भ में कहा था, इन्होंने मारवाड़ राजस्थान में विजय अभियान चलाया था। उसके लिए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य का लगभग खो ही दिया था। मतलब एक मुट्ठी कहावत कहते हैं कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो शेरशाह सूरी ने जब राजस्थान में मारवाड़ पर विजय अभियान चलाया था उस वक्त में क्या था, क्योंकि वहां पर ये एक युद्ध में हारते हारते बचा था। 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर को जीतने के क्रम में उसका कालिंजर का युद्ध चल रहा था और कालिंजर का राजा जो था वो कीरत सिंह था। तो उनके विरुद्ध उक्का नामक आग्नेय अस्त्र, उक्का एक अस्त्र था जो अग्नि फेंकता था, मतलब कुछ इस तरह का बनाया हुआ था जो आग फेंकता था। तो आग्नेय अस्त्र को चलाते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्हीं के ऊपर उसका इफेक्ट आ गया था और ये खत्म हो गए थे। और जो कालिंजर पे जहाँ जिसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे वो कौन था, वहां पर राजा कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया था, इसका मकबरा बनाया गया। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 39 अंगुल या 32 इंच सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किया। सन एक घास होता है जो खेतों में पैदा होता है, उसकी डंडी का प्रयोग किया। और ये जो माप बनाई थी वो 39 अंगुल या 32 इंच की बनाई थी। उसके पश्चात शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया जो 178 ग्रेन का था। और एक मतलब 180 ग्रेन का तांबे का चलाया था सिक्का, जिसको दाम कहते थे। दाम नामक सिक्का चलाया था, दाम कहते थे जो तांबे का सिक्का चलाया था उसको। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक एक नगर बसाया था। वो रोहतासगढ़ का दुर्ग और कन्नौज के जगह पर शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत, जो जमीन का पट्टा देते हैं उसकी शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही शुरू की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। मतलब पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो शेरशाह सूरी ने इसको पटना नाम दिया और पुनः दोबारा इसकी स्थापना 1541 में की थी। शेरशाह ने ग्रैंड टैंक रोड की मरम्मत करवाई थी, इस रोड को बनवाया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। जो पत्रों की आवाजाही होती थी उसका प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो पद्मावत ग्रंथ जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था वो भी शेरशाह सूरी के समय में ही लिखा था। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य में ये आपका बाबर, हुमायूं और इनके बीच में ही शेरशाह सूरी के बारे में
हमने जाना और ये जो चीज़ें पढ़ाई है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होता हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।